हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल द अमेजिंग लर्नर्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ओशनोग्राफी, क्योंकि पिछले वीडियो में या उसके पहले के वीडियोस में कमेंट्स आए थे। हमारे सब्सक्राइबर हैं, 2 सब्सक्राइबर्स हैं, एक रवीश कुमार और एक और सब्सक्राइबर थे। उन्होंने ओशन करंट जो टॉपिक है उसको शुरू करने की बात कही थी। तो उनके कहने पर हम आज के वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं ओशनोग्राफी। क्योंकि ओशन करंट को हम डायरेक्टली चालू नहीं कर सकते। ओशन करंट को समझने के लिए उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि रिलीफ फीचर ऑफ ओशन फ्लोर हो गया और सैलिनिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे फैक्टर्स भी हमको सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे। तो ओशन करंट को हम समझेंगे, हम आने वाले वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए ओशन से रिलेटेड जैसे रिलीफ फीचर्स हो गए, टेम्परेचर, सैलिनिटी, जो अफेक्ट करते हैं ओशन करंट्स को, उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हम ओशन करंट्स आने वाले 2 वीडियोस के अंदर हम शुरू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ओशनोग्राफी का सबसे पहला वाला जो टॉपिक है रिलीफ फीचर, मतलब ओशन फ्लोर के अंदर की जो टोपोग्राफी होती है, लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो वैसे तो हमने ओशनोग्राफी शुरू कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं, जिसमें हमने इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन जैसी चीज़ें विथ बेसिक समझी थी। ठीक है। और हमने लास्ट में एक और टॉपिक देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ग्लोबली, पूरे अर्थ में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि ओशन, वैसे तो पूरे अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 71% है। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 96% जो वाटर है वो ओशन में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ओशन जो है, ओशनोग्राफी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके हर एक एस्पेक्ट को टच करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कि रिलीफ फीचर ऑफ ओशन फ्लोर। रिलीफ फीचर का मतलब ओशन बेड के अंदर की जो टोपोग्राफी होती है, रिलीफ होती है, वो क्या क्या होती है। उसमें हम पढ़ेंगे 2 टाइप के, कि एक मेजर रिलीफ फीचर्स और माइनर रिलीफ फीचर। 2 टाइप के फीचर्स होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर रिलीफ फीचर्स में क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट और ओशनिक क्रस्ट के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, वहाँ से शुरू करते हुए पूरे ओशन फ्लोर के अंदर का जितना भी डिवीज़न है, हम वो पढ़ेंगे मेजर रिलीफ फीचर में, जिसमें हम सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है वो पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर एबेसल प्लेन, जिसको हम डीप सी प्लेन भी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे, फिर लास्ट में एक ओशनिक डीप्स या फिर ट्रेंचेस भी बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ये आते हैं मेजर रिलीफ फीचर्स में। अब माइनर रिलीफ फीचर्स में क्या पढ़ेंगे। माइनर रिलीफ फीचर्स में जैसे कि हिल्स हो गए, वॉल्केनिक माउंटेन्स हो गए। वॉल्केनिक माउंटेन्स में भी सब कैटेगरीज होती है। जैसे कि कोई भी वॉल्केनिक माउंटेन जब ओशन के सरफेस पे दिखे तो उसको हम आइलैंड बोलेंगे। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स की भी सब कैटेगरीज होती है, जैसे कि वॉल्केनिक आइलैंड हो गया, सी माउंट हो गया, फिर ग्यूयोट्स हो गए। उसके अलावा हम एक और फीचर पढ़ेंगे माइनर रिलीफ फीचर, जैसे कि एटॉल्स क्या होते हैं वो भी। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, ये टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कि जैसे कि बे, गल्फ और सी में डिफरेंस क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लास्ट पे कवर करेंगे, और विथ GIF डायग्राम जहाँ पे ज़रूरी होगा हम समझेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो पूरी देखनी है, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी देखनी है, क्योंकि हर एक रिलीफ फीचर इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे मेरे साथ, तो आपको सारे रिलीफ फीचर एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, सो हम चालू कर रहे हैं रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर। तो रिलीफ को समझने से पहले ओशन फ्लोर की कुछ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। कि हमको पता है कि ओशनिक क्रस्ट का पार्ट होता है ओशन फ्लोर। हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था, 2 टाइप के क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट का पार्ट होता है ओशन फ्लोर, आप सभी को पता है। ठीक है। अब द ओशंस आर कन्फाइंड टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अर्थ्स आउटर लेयर। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्रस्ट में जो ओशन वाला फ्लोर है वो हल्का डिप्रेशन में आपको देखने को मिलता है। वो क्यों?
क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है, वैसे हम आगे कभी पढ़ेंगे उसके पीछे का रीज़न, कि नीचे का जो मैंटल से निकलने वाले कन्वेक्शनल करंट्स हैं, कंटिन्यूस कन्वेक्शनल करंट्स पड़ते हैं लिथोस्फीयर पे प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होगा, और उस फॉल्ट से लावा बाहर की तरफ आता है और निकल के वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल हो जाता है। अब वो सॉलिडिफाई होके कूल होके एक नया रॉक बन जाता है, तो वो ओशन बेड में बनता है। जो भी पुराने जो क्रस्ट होते हैं वो पीछे की तरफ पुश करते जाते हैं वो नए रॉक्स। तो जस्ट इमेजिन कि क्रैक से लावा निकल के आया और ऊपर की सॉलिडिफाई हो गया, ठंडा हो गया, नया रॉक बन गया, और वो पुराने रॉक्स को पीछे की तरफ पुश करता जा रहा है। तो पीछे की तरफ पुश्ड आउट जो रॉक्स होंगे वो होंगे कॉन्टिनेंट्स, और जो नए बने हुए जो रॉक्स होंगे, लावा जो बाहर निकल के सॉलिडिफाई होके कूल हो जाते हैं, वो यंगर होंगे, उसको हम बोलेंगे ओशन फ्लोर। तो इसकी वजह से आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉन्टिनेंट्स जो पुश किए गए हैं वो ओल्डर होने की वजह से थोड़े से ऊपर की तरफ रहते हैं, और हल्के से डिप्रेशन में ओशन के फ्लोर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा ये है कि कॉन्टिनेंट्स को हम डिमार्केट कर सकते हैं कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, लेकिन ओशंस को हम डिमार्केट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ईजिली ओशंस मर्ज होते हैं एक दूसरे से। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट लोगों ने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 5 ऐसे ओशंस को डिमार्केट किया है। 5 ओशंस आप सभी को पता है, अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, अंटार्कटिक या फिर जिसको हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं, और आर्कटिक ओशन हो गया। ओके, सो हमने जो 5 ओशंस पढ़े, इन 5 ओशन में स्पेशली जो 4 ओशंस होती हैं, आर्कटिक ओशन को छोड़ के बाकी के जितने भी 4 ओशन हैं, उसमें हमने बार बार कीवर्ड्स सुने होंगे, बे हो गया, गल्फ हो गया, सी तो आप सभी को पता है। तो ये जो बे, गल्फ, सी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब बे और गल्फ, ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है? जो कॉन्टिनेंट्स के जो कोस्ट लाइन्स होती हैं, अब इन कोस्ट लाइन्स के जो लैंड मास है उसमें हल्का सा कर्व देखने को मिलता है। कर्व क्यों? क्योंकि वाटर इंट्रूशन कंटिन्यूसली होता रहता है, जिसकी वजह से कोस्ट लाइन के लैंड मास में हल्का सा कर्व देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लैंड मास है वो वाटर इंट्रूशन होने की वजह से कार्व्ड आउट हो जाते हैं। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है? बे और गल्फ दोनों में सिमिलैरिटी ये होती है कि बोथ आर द वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड बाय 3 साइड्स। तीनों साइड से घिरे हुए जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसको हम बे या गल्फ बोलते हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंस होता है बे और गल्फ में ये होता है कि दोनों की चैनल ओपनिंग में डिफरेंस होता है। बे की जो चैनल ओपनिंग है, चैनल ओपनिंग का मतलब वाटर इंट्रूशन कितना ज़्यादा ब्रॉड है, वो चैनल ओपनिंग डिसाइड करता है। बे की जो चैनल ओपनिंग है वो हल्का सा ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू गल्फ। गल्फ की थोड़ी सी चैनल ओपनिंग नैरो होती है, मतलब ज़्यादा एनक्लोज्ड बाय द लैंड होता है गल्फ, जबकि बे में ब्रॉडर चैनल ओपनिंग होता है। यह डिफरेंस होता है बे और गल्फ में। बट सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि दोनों ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं जो तीनों साइड से लैंड से घिरे हुए होते हैं। अब नेक्स्ट है सी और ओशन में डिफरेंस क्या है? आपने कभी नोटिस किया होगा तो सी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओशन, ओशन का पार्ट ही है सी। बट डिफरेंस ये है कि जहाँ पे ओशन और लैंड जहाँ पे मीट करने वाला ट्रांजिशन जोन है उसको बोलेंगे सी। तो ओशन का सबसे शैलोएस्ट वाटर जहाँ पे पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे सी। उसके बाद लैंड चालू हो जाएगा। तो ओशन का मीट करने वाला मार्जिन जहाँ पे चालू होता है, जहाँ पे शैलोएस्ट वाटर हमको देखने को मिलते हैं, वो सी हो गया। तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि सीस आर टिपिकली पार्शली एनक्लोज्ड बाय लैंड। सी पार्शली एनक्लोज्ड होता है, लैंड से घिरा हुआ होता है, मतलब पार्शली एनक्लोज्ड होता है, फुली एनक्लोज्ड नहीं होता। जैसे कि इंडिया में आप देख लीजिए अरेबियन सी हो गया। इंडियन ओशन के कंपैरिजन में जो डेप्थ होती है इनकी सी की वो शैलो वाटर होती है और लैंड से घिरी हुई होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। हमने अभी गल्फ और बे पढ़ा, अब सी एंड ओशन में भी डिफरेंस देख लिया। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो ओशन के सरफेस के ऊपर की चीज़ें पढ़ी,
जैसे कि गल्फ, बे और सी, ओशंस वगैरह। ये जब हम एरियल व्यू से ओशन को देखते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें हमने ओशन का टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ लिया हमने। मतलब ओशन के अंदर ओशन बेड पे जो रिलीफ फीचर्स क्या क्या पाए जाते हैं वो पढ़े। देखिए एरियल व्यू से हम जब ओशन के सरफेस को देखें तो वो तो एकदम प्लेन है, एकदम बिल्कुल भी वेरिएशंस हमको देखने को नहीं मिलती। लेकिन सेम नहीं होती जो ओशन सरफेस में एरियल व्यू से हम जो देखते हैं। ओशन के बेड में जब हम जाते हैं तब हमको अलग अलग वेरिएशंस इन द फॉर्म ऑफ टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स हमको देखने को मिलती है। जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ट्रेंचेस हो गए, हिल्स हो गए, हम सारी एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलीफ फीचर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर रिलीफ फीचर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेजर रिलीफ फीचर्स में क्या पढ़ेंगे, जहाँ पर कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स ख़त्म होते हैं और जहाँ से ओशनिक क्रस्ट का मार्जिन शुरू होता है, वहाँ से लेके पूरे ओशन बेड में जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं, मेजर रिलीफ फीचर्स हैं, उसको हम डिवीज़न के डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे और उसको समझेंगे। ये हो गया मेजर रिलीफ फीचर्स। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा, वो एक्सटेंशन या फिर वो मार्जिन जहाँ पर कॉन्टिनेंट ख़त्म होने वाला होता है और वहाँ पर हमको शैलो वाटर देखने को मिलती है, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ चालू हो जाती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमको जेंटल स्लोपिंग देखने को मिलेगी, मतलब स्टीप स्लोपिंग नहीं, जेंटल स्लोपिंग देखने को मिलेगी। और वहाँ पर हमको वाटर बॉडी, शैलो वाटर्स देखने को मिलेंगे। शैलो वाटर्स का मतलब बे हो गया, गल्फ हो गया, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बे, गल्फ ऐसे वाटर बॉडीज़ होती हैं जो लैंड मास, 3 साइड से लैंड मास से घिरे होते हैं। तो ऑब्वियसली लैंड मास के पास में ये बे और गल्फ जैसे वाटर बॉडीज़ पाई जाएगी। तो शैलो वाटर जहाँ पे पाया जाता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में पाया जाएगा। तो बे और गल्फ जहाँ पे पाए जाते हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मार्जिन, एक्सटेंडेड मार्जिन होगा, जेंटल स्लोपिंग होगी, शैलो वाटर जहाँ पे चालू होगा तो उस एरिया को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका विड्थ भी वेरी करता है ओशन टू ओशन, मतलब हर ओशन के जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज अगर देखा जाए कॉन्टिनेंटल शेल्फ की विड्थ वो अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर होती है। बट सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर पूछा जाए तो आर्टिक ओशन के पास में एक साइबेरियन शेल्फ करके एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाया जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर की रेंज होती है, मतलब विड्थ होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना विड्थ होना चाहिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, वो डिफरेंट है, वेरिएशंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद एक वर्ड है शेल्फ ब्रेक करके, मतलब जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक, ठीक है। जहाँ पे शेल्फ ख़त्म होगा, ब्रेक होगा, उसको हम बोलेंगे शेल्फ ब्रेक। यहाँ पे GIF दिख रहा होगा आपको डायग्राम, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, मतलब जहाँ पे स्लोप ख़त्म होने वाली पॉइंट को हम शेल्फ ब्रेक बोलते हैं। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जहाँ पे शेल्फ ब्रेक के बाद चालू होता है, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद शेल्फ ब्रेक, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, शेल्फ में जेंटल स्लोपिंग होती है, लेकिन कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या होगा, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप बढ़ जाएगा। स्टीप स्लोपिंग आपको देखने को मिलेगी कॉन्टिनेंटल स्लोप में, ठीक है। तो शेल्फ ब्रेक वो एक पॉइंट है जहाँ से मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप चालू होता है और जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं शेल्फ। सो कॉन्टिनेंटल स्लोप वो जनरली वो हिस्सा होता है कॉन्टिनेंट्स का जहाँ पे कॉन्टिनेंट ख़त्म होने वाले होते हैं और ओशन का फ्लोर चालू होने वाला वो पॉइंट होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो अप्रॉक्सीमेटली वो एंडिंग पॉइंट होती है कॉन्टिनेंट की, मार्जिन होती है वो, तो वहाँ उसके बाद ओशन की फ्लोर चालू होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर कॉन्टिनेंटल स्लोप का डेप्थ देखा जाए तो 200 से 3000 मीटर की रेंज होती है। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस, मतलब हर जगह पे डिफरेंट कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाएंगे, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 200 से 3000 मीटर स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप देखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल राइस।
देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा राइस हो, मतलब वो उठी हुई पोर्शन को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइस। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखना होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर उसके बाद शेल्फ ब्रेक, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद नीचे आपको एक उठी हुई पोर्शन दिख रही होगी, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइस। अब वो उठी हुई पोर्शन, वो टोपोग्राफी बनी कैसे? ओशन के बेड पे। देखिए जो रिवर्स होती है वो जब ड्रेन करती है ओशन में, तो साथ में वो सेडिमेंट्स भी ले आके डिपॉजिट करती है, तो कुछ हिस्सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिपॉजिट करेगी, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप में तो वो डिपॉजिट नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेडियंट इतना ज़्यादा हाई होता है, स्लोप इतना हाई होता है, ज़्यादा स्टीप होता है, जिसकी वजह से वो उस पर डिपॉजिट नहीं कर पाएगी रिवर्स। तो रिवर्स पे क्या होगी, जब ड्रेन करेगी तो शेल्फ पे करेगी, उसके बाद स्लोप पे नहीं करेगी, फिर नीचे सबसे बॉटम, स्लोप का जो सबसे बॉटम वाला पोर्शन होगा वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देगी उस सेडिमेंट्स को। तो उसकी वजह से आपको एक उठी हुई पोर्शन जस्ट बिलो, जस्ट बॉटम ऑफ द स्लोप आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइस। तो कॉन्टिनेंटल राइस मतलब कॉन्टिनेंट जहाँ पे ख़त्म होने वाला, जहाँ पे स्लोप के बॉटम में एक राइस वाला पोर्शन, अपर पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइस। वाई? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दो सेडिमेंट्स विच आर कैरिड आउट बाय द रिवर्स। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिनेंटल राइस। अब नेक्स्ट है एबैसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन। तो एबैसल प्लेन, डीप सी प्लेन, प्लेन एरियाज नाम से समझ में आ रहा होगा। तो ओशन फ्लोर का वो सबसे फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट एरिया जहाँ पे कोई भी उठी हुई पोर्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट पोर्शन देखने को मिलती है। अब ये फ्लैट पोर्शन ऑफ ओशन फ्लोर किससे बनी होती है? सेडिमेंट से बनी होती है, जैसे कि क्ले हो गया, स्लिट हो गए। तो ऐसे मटेरियल से, उस सेडिमेंट से जो फ्लैट वाला पोर्शन ओशन का देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं एबैसिन प्लेन या फिर डीप सी प्लेन। अब नेक्स्ट है ओशनिक डीप्स या फिर ट्रेंचेस। ओशनिक डीप्स नाम से समझ में आ रहा होगा, उसी को हम ट्रेंचेस बोलते हैं। तो ट्रेंचेस होता क्या है? वो एक सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सी फ्लोर, मतलब सबसे डिप्रेशन वाला, नैरो डिप्रेशन वाला वो एरिया जहाँ पे सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ सी फ्लोर हमको पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेंचेस या फिर ओशनिक डीप्स। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, मतलब घाटी जैसी, एक वैली जैसी डीप वैली ओशन के फ्लोर में देखने को मिलेगा। अब ये ट्रेंचेस बनते कैसे हैं, इसके पीछे का भी रीज़न हमको समझना ज़रूरी है। वैसे तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रेंचेस कैसे बनते हैं। होता क्या है कि दो प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कन्वर्जेंस में जब ट्रेंचेस क्रिएट होंगे तो हमेशा और हमेशा ओशनिक क्रस्ट उन दोनों प्लेट में से एक होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए, दो होंगे तो भी चलेगा। तो ट्रेंचेस कैसे क्रिएट होंगे? दो प्लेट्स में से एक ओशनिक क्रस्ट होना चाहिए या फिर दोनों ओशनिक क्रस्ट हो। इन दोनों के प्लेट्स के कन्वर्जेंस के बाद होगा क्या कि मान लीजिए ये एक ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ओशन का जो क्रस्ट है वो भारी होता है। हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ सबडक्ट होगा, वो नीचे की तरफ धंस जाएगा। और अगर ओशनिक क्रस्ट और दूसरा भी ओशनिक क्रस्ट है, तो जब ये दोनों कन्वर्ज होंगे तो ये तो दोनों ओशन वाले क्रस्ट हैं, तो इन दोनों में से सबसे हैवी जो होगा वो नीचे की तरफ धंसेगा। तो ओशनिक क्रस्ट जो हैवी होगा वो कन्वर्ज होने के बाद नीचे के साइड धंसेगा, और धंसने के बाद उसको हम बोलते हैं सबडक्शन। तो सबडक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे वो जब सबडक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम ट्रेंच बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से घाटी, मतलब हल्की सी डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एक नैरो डिप्रेशन उस ओशन फ्लोर में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रेंचेस बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेंचेस जिसको हम ओशनिक डीप्स भी बोलते हैं। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट ट्रेंचेस जिसको हम ओशनिक डीप्स भी बोलते हैं आर ऑल्सो फाउंड इन डीप सी प्लेन एरियाज। अभी ट्रेंचेस कहाँ पे पाए जाते हैं? सी फ्लोर के जो डीप सी प्लेन है, हमने थोड़ी देर पहले एबैसल प्लेन जो पढ़ा था, उस एरिया में ट्रेंचेस पाए जाते हैं। मतलब वो फ्लैटेंड एरिया में ही ट्रेंचेस पाए जाएंगे। ऑब्वियसली वो क्रस्ट का फ्लैटन वाला सरफेस में जहाँ पे सबडक्शन हुआ है उस क्रस्ट का, ओशनिक क्रस्ट का, तो वहाँ पे वैली हमको हल्का सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और उस डिप्रेशन को हम बोलेंगे ट्रेंचेस। ठीक है,
तो ये हो गया ट्रेंचेस। तो वैसे कितने सारे ट्रेंचेस हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं? सो हाउ मेनी ट्रेंचेस इन द वर्ल्ड वी हैव फाउंड राइट नाउ? अप्रॉक्सीमेटली 57 डीप्स, जिसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं, हैव बीन एक्सप्लोर्ड आउट। अभी तक 57 ट्रेंचेस हमने एक्सप्लोर किए हैं, साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किए हैं, आउट ऑफ विच 32 जो है वो पैसिफिक ओशन में ही है, बाकी के 19 अटलांटिक ओशन में है और 6 जो है वो इंडियन ओशन में। ओके, सो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 32 पैसिफिक ओशन में ही ट्रेंचेस पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंचेस सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन में क्यों पाए जाते हैं? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ओशन प्लेट्स, पैसिफिक ओशन के जो प्लेट बाउंड्रीज़ है, जिसको हम बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, तो वो दूसरे प्लेट्स के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। जुड़े मतलब कि वो उसके पास में रहते हैं, तो कंटिन्यूस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहती है प्लेट बाउंड्रीज़ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है कंटिन्यूसली। वॉल्केनिक इरप्शन भी होगा। क्या होगा? टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होंगी, सबडक्शन जोन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस क्रिएट होंगे। तो इसकी वजह से ही वो कंटिन्यूस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, सबडक्शन की वजह से ट्रेंचेस पैसिफिक ओशन के प्लेट बाउंड्रीज़ में हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए पैसिफिक ओशन में ही सिर्फ और सिर्फ 32 अकेले ट्रेंचेस इतने ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसी की वजह से हम पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि उसकी सर्कम पैसिफिक बेल्ट के मतलब प्लेट बाउंड्रीज़ में इतने ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होने की वजह से उसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है। सो अगर ट्रेंचेस की डेप्थ देखी जाए तो वैसे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एबेसल प्लेन, जिसको हम डीप सी प्लेन बोलते हैं, उसकी डेप्थ कितनी है? ओशन सरफेस से अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 6000 किलोमीटर तक नीचे की तरफ डेप्थ रहती है ओशन के फ्लोर पे, मतलब डीप सी प्लेन जिसको हम एबेसल प्लेन बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी नीचे और भी नीचे ट्रेंचेस पाए जाएंगे, क्योंकि ट्रेंचेस और भी गहरे होते हैं। तो 3 से 5 किलोमीटर और भी ज़्यादा डीप उसकी डेप्थ होती है ट्रेंचेस की। तो 3000 से 6000 किलोमीटर डेप्थ सिर्फ डीप सी प्लेन की होती है। उसके बाद फिर और भी ज़्यादा 3 से 5 किलोमीटर ट्रेंचेस की खुद की डेप्थ होती है। तो ये हो गया उसका डेप्थ ऑफ ट्रेंचेस, तो जिसको हम ओशनिक डीप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो अभी तक हमने मेजर रिलीफ फीचर्स पढ़ लिए, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शेल्फ ब्रेक, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, फिर एबेसल प्लेन जिसको हम डीप सी प्लेन भी बोलते हैं, फिर ओशनिक डीप्स जिसको हम ट्रेंचेस भी बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया। ये मेजर रिलीफ फीचर्स होते हैं। अब आते हैं माइनर रिलीफ फीचर्स में। तो माइनर रिलीफ फीचर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज मतलब ओशन के मिड में रिज बनना, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मिड ओशनिक रिज बनते कैसे? ये एक्चुअली में चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस होते हैं सेपरेटेड बाय द लार्ज डिप्रेशन, मतलब एक बड़े डिप्रेशन से क्रिएट होते हैं एक लार्ज चेन ऑफ माउंटेन्स। लार्ज चेन ऑफ माउंटेन्स होती हैं, उसके बीच में एक बड़ा सा डिप्रेशन होता है। अब ये डिप्रेशन आया कहाँ से, ये चेन ऑफ माउंटेन्स बने कैसे, इसको भी जानना ज़रूरी है। सो मिड ओशनिक रिज एक्चुअली में होता क्या है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हम आगे भी पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मिड ओशनिक रिज कैसे बनता है ये हम समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के अंदर मैंटल वाला एक लेयर होता है, उसमें कंटिन्यूस कन्वेक्शनल करंट फ्लो होता रहता है। तो कंटिन्यूस कन्वेक्शनल करंट फ्लो होने की वजह से ऊपर का जो लिथोस्फीयर का स्लैब है उसमें प्रेशर पड़ेगा। मान लीजिए एक कन्वेक्शनल करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, दूसरा कन्वेक्शनल करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं कन्वेक्शनल करंट। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो स्लैब है लिथोस्फीयर की, क्रस्ट की, उसमें प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ा तो फॉल्ट क्रिएट होगा। फॉल्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा कि या उस फॉल्ट से, उस क्रैक से लावा बाहर की तरफ निकल के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा फॉल्ट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा लावा एक्यूमुलेट होगा। तो इसलिए जिस क्रैक वाले एरिया में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हमको देखने को मिलता है ऑफ लावा, जो बाद में ठंडा हो जाएगा, वही माउंटेन के फॉर्म में हमको देखने को मिलेंगे। तो चेन ऑफ माउंटेन जो रिज हम कहते हैं इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ दोस लावा, दोस मैग्मा जो एक्यूमुलेट हुए हैं क्रैक वाले एरिया में पास में। तो वो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। बीच में डिप्रेशन कैसे क्रिएट होगा? डिप्रेशन का मतलब जहाँ से, जिस क्रैक से वो लावा निकला है, जितना ज़्यादा वाइडन, जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा वो क्रैक, उतना ज़्यादा लार्ज डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और
पीक्स डेवलप होंगे माउंटेन्स के, इस तरीके से रिज के पीक्स डेवलप होंगे। क्यों? जितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा तो वो पीक्स डेवलप होते जाएंगे उस माउंटेन के। अब ये जो पीक होती है मिड ओशनिक रिज की, वो इतनी ज़्यादा कभी कभी हाई हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 2500 मीटर तक उसकी पीक रहती है उस मिड ओशनिक रिज की, उस चेन ऑफ माउंटेन्स की, कि कभी कभी वो ओशन के सरफेस में भी दिखने लगती है। फॉर एग्जांपल आइलैंड एक वन ऑफ द एग्जांपल है कि आइलैंड अटलांटिक ओशन की में ओशन के सरफेस पे पाए जाने वाला एक मिड ओशनिक रिज का एक सरफेस है। तो हुआ क्या कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट अलग हो गया और बीच से डाइवर्जेंस से जो लावा निकल के आया, एक्यूमुलेट हुआ, मिड ओशनिक रिज बना और ओशन के सरफेस में भी वो पीक देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आइलैंड का केस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मिड ओशनिक रिज। ठीक है, अटलांटिक ओशन में जो आपको मिड से सबसे बीच वाले एरिया से आपको जो एक लाइन देखने को मिलेगी वो है मिड ओशनिक रिज। ठीक है, तो ये हो गया मिड ओशनिक रिज। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम से आप देख के समझ सकते हो। अब नेक्स्ट है सी माउंट। देखिए, हमें अभी तक इतना पता है कि ओशन के बेड पे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, जिस तरीके से कॉन्टिनेंट्स में होते हैं, वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं, उसी तरीके से ओशन के बेड पे भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। अब ये वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स के भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे मान लीजिए ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन्स जिसके ओशन के सरफेस पे मतलब उसका एक पार्ट दिखे तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड। मतलब वो वॉल्केनिक माउंटेन जो ओशन के सरफेस में भी उसका एक पोर्शन दिखे, उसका हेड वाला पोर्शन दिखे, तो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो ओशन सरफेस पे दिखते नहीं हैं, बट वो ओशन सरफेस के नीचे सबमर्ज रहते हैं। मतलब अंदर वो ओशन बेड पे वॉल्केनिक माउंटेन्स एग्जिस्ट रहते हैं लेकिन दिखते नहीं है ओशन सरफेस पे, तो उसको हम बोलते हैं सी माउंट। ठीक है, तो सी माउंट एक्चुअली में ऐसे माउंट होते हैं सी या ओशन फ्लोर पे विथ पॉइंटेड सबमिट्स। पॉइंटेड सबमिट्स का मतलब पॉइंटेड पीक्स रहते हैं, जो पीक्स चोटियाँ होती हैं, दैट डस नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशन। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं? वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं नॉर्मल। अब ये वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होते हैं? दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हुई, सबडक्ट हुआ और जिस पॉइंट पे प्रेशर पड़ा तो वहाँ से वॉल्केनोस निकल के आ गए। ऐसे इस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन हमको देखने को मिलेगा। हम आगे कभी भी इस बारे में पढ़ेंगे, अभी इतना डिटेल में हम मत समझिए, जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ये समझ रहे हैं। ठीक है, अब जो सी माउंट की हाइट कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 4000 मीटर तक उसकी हाइट रहती है। ठीक है, अब वन ऑफ द एग्जांपल अगर हम सी माउंट की देखें तो एम्परर सी माउंट जो होता है, जो एक्सटेंशन है हवाई आइलैंड्स का, पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। तो जैसे हवाई आइलैंड्स होते हैं ना, बहुत सारे आइलैंड्स का मतलब वो वॉल्केनिक माउंटेन्स जो ओशन सरफेस पे दिखते हैं। अब हवाई आइलैंड्स जो होती हैं बहुत सारी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो उस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी नीचे ओशन फ्लोर में सी माउंट्स भी पाए जाएंगे उस हवाई आइलैंड्स के पास में। तो ऐसे में से एक सी माउंट है एम्परर सी माउंट, जो कि एक्सटेंशन है हवाई आइलैंड का पैसिफिक ओशन में। अब वो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सी माउंट है। कौन सा? एम्परर सी माउंट। नेक्स्ट है सबमरीन कैनियंस। कैनियंस आपने कभी पढ़ा होगा, कैनियंस का मतलब घाटी, सबमरीन का मतलब पानी के अंदर पाए जाने वाले घाटियाँ। तो सबमरीन कैनियंस का मतलब वो डीप वैलीज जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप में बनी होती है, उसको हम बोलते हैं सबमरीन कैनियंस। ये बनते कैसे हैं? देखिए, होता क्या है कि जब रिवर्स ड्रेन करती है ओशन पे, तो रिवर्स जब ड्रेन करेगी तो पहले क्या होगी? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आएगी। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हल्की जेंटल स्लोपिंग रहती है, फिर उसके बाद वो कॉन्टिनेंटल स्लोप में आती है, तो उसमें क्या होगी? स्टीप स्लोपिंग देखने को मिलेगी। तो ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज़्यादा ग्रेडियंट बढ़ेगा रिवर्स की स्पीड भी बढ़ेगी। रिवर्स की जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी तो उतनी स्पीड में वो वैली बनाएगी, मतलब तो उतनी स्पीड में वो क्या करेगी? सेडिमेंट्स को कार्व्ड आउट करेगी, सेडिमेंट को तोड़ के वो रिवर्स ड्रेन करेगी। तो ऐसे में सेडिमेंट्स इरोशन देखने को मिलेगी, और जब सेडिमेंट इरोड करेंगी रिवर्स तो हमको एक डीप वैली देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं सबमरीन कैनियंस। मतलब वो एक ऐसी डीप वैली जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में देखने को मिले। तो अगर हम सबमरीन कैनियंस का एग्जांपल देखें तो हुडसन कैनियन जो है वो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सबमरीन कैनियंस है, जो कि साउथ ईस्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी में पाया जाता है, हुडसन रिवर के पास में। हुडसन रिवर जब ड्रेन करेगी तो वो उस डीप वैली बनाएगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप पे। ठीक है,
तो ये हो गए सबमरीन कैनियंस। अब नेक्स्ट आते हैं गुयोट्स पे, ठीक है। देखिए गुयोट्स भी वन ऑफ द एक्सटेंशन है सी माउंट का। सी माउंट में हमने क्या पढ़ा था कि वो वॉल्केनिक माउंटेन जिसके पॉइंटेड पीक्स होते हैं, सबमिट्स होते हैं, जो ओशन सरफेस पे नहीं दिखते, वो सबमर्ज रहते हैं ओशन सरफेस में, मतलब नीचे पाए जाते हैं ओशन वाटर के सरफेस के नीचे। तो वो हो गया सी माउंट। लेकिन होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टाइड्स होते हैं, जो भी लहरें होती हैं, वेव्स, टाइड्स जो भी कंटिन्यूस चलती रहती है वाटर की, जिसकी वजह से जो पॉइंटेड सबमिट्स होती हैं सी माउंट की, तो वो धीरे धीरे करके इरोड कर जाती है ये वेव्स और टाइड्स। तो ऐसे में सी माउंट धीरे धीरे करके उसके ऊपर हेड वाले पोर्शन को इरोड करने के बाद एक टॉप फ्लैट पोर्शन ऊपर हेड पे देखने को मिलेगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गुयोट्स, ठीक है। तो गुयोट्स आर द फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स। वो सी माउंट्स ही हैं, बट ऊपर का पोर्शन इरोड कर गया ड्यू टू द इरोशन बाय वेव्स, टाइड्स एक्सेट्रा। तो वो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स, जो कि सबमर्ज्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं, पानी ओशन वाटर के नीचे पाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गुयोट्स। अब तो लास्ट रिलीफ फीचर है हमारा एटॉल्स। तो एटॉल, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक फ़ोटो दिख रही होगी आपको एटॉल की। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। एक रिंग लाइक कैसे बनती है, ये ओशन के सरफेस पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे बन गई? तो ये रिंग एक्चुअली में कोरल रीफ होती है, जिसको हम बोलते हैं कोरल रिंग। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर कोरल रीफ की होती है। ये बनी कैसे? देखिए होता क्या है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स जो होती हैं, जो ओशन फ्लोर से ऊपर की तरफ उठी रहती है, तो इसके ऊपर ये कोरल रीफ डेवलप हो जाती है। कोरल रीफ हम आगे कभी भी पढ़ेंगे, अभी के लिए आप जस्ट समझिएगा कि वॉल्केनिक माउंटेन के ऊपर बेस बनाकर चारों तरफ से कोरल रीफ डेवलप हो जाती है। अब ये वॉल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें ओशनिक करंट्स पड़ती रहती है, वेव्स, टाइड्स कंटिन्यूसली पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स की टॉप पोर्शन इरोड हो जाता है। तो हमको क्या दिखता है, वो ओशन एरियल व्यू से क्या होगा कि सरफेस पे तो कुछ नहीं है, मतलब बीच में कोरल रीफ क्या है, वो माउंटेन के चारों ओर बना रही है कोरल रीफ, लेकिन माउंटेन का बीच वाला हेड वाला पोर्शन है वो इरोड कर गया। तो ऐसे में ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, तो नीचे वाटर, ओशन वाटर के नीचे सबमर्ज हो गया, इरोड कर गया बाकी वाला पोर्शन। तो ऐसे में सिर्फ हमको बाकी जो कोरल रीफ वाला स्ट्रक्चर है वो सिर्फ देखने को मिलेगा। तो ये है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एटॉल्स। अब एटॉल्स ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए एटॉल्स किससे बने रहते हैं? कोरल रीफ से बनते हैं, और कोरल्स में एक एल्गी पाई जाती है। उस एल्गी को अप्रॉक्सीमेटली 22 से 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है फोटोसिंथेसिस करने को, जो कि ट्रॉपिकल रीजन के ओशन वाटर में वो टेम्परेचर सफिशिएंट रहता है उस एल्गी को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो दैट्स वाई एटॉल्स सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन के ओशंस में, ओशन फ्लोर पे पाया जाता है। तो हमने ऑलमोस्ट क्या सभी हमने कवर कर लिया। हमने आज के वीडियो में हमने सारे रिलीफ फीचर्स देखे, मेजर माइनर दोनों देखे, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, फिर एबेसल प्लेन जिसको डीप सी प्लेन बोलते हैं, फिर ट्रेंचेस देखे। उसके अलावा माइनर रिलीफ फीचर्स देखे, जिसमें हमने सी माउंट्स देखे, गुयोट्स देखे, फिर उसके बाद हमने अभी एटॉल्स देखे। उसके अलावा हमने और भी एक और चीज़ था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे माइनर फीचर्स देखे हैं हमने, मेजर माइनर। उसके अलावा हमने ओशन के कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन वाले की टर्म्स देखे, जैसे कि बे क्या होती है, गल्फ, सी, ऐसे टर्म्स भी देखे। बहुत सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की, और अंधेरा भी हो गया, वैसे अंधेरा का टाइम हो गया, तो बहुत सही टाइम पे मेरा वीडियो ख़त्म हुआ है। तो अगर आपने ये वीडियो मेरी लास्ट तक देखी होगी तो थैंक यू सो मच, आपके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि जो लास्ट तक बना रहा होगा आपको समझ में आया होगा कि रिलीफ फीचर्स हमारे ओशन फ्लोर में किस तरीके से हैं। हमने साथ में डिस्कस किया, साथ में समझा सारी चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी तक ओशन के रिलीफ फीचर्स को देखा, ओशन फ्लोर के। अब हम ओशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि ओशन का टेम्परेचर या फिर सैलिनिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ओशन की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको रिलीफ फीचर्स पढ़ के मज़ा आया होगा। Thank you so much for watching my video and have a nice day. Keep learning. Bye bye. Take care. Bye bye. And happy learning.